हेलो फ्रेंड्स, हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की पहली यूनिट प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें 1.2 टॉपिक नंबर 1.2 है रेफ्रिजरेशन मेथड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेशन मेथड्स के अंदर नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड्स डिस्कस किए थे। तो रेफ्रिजरेशन मेथड्स दो तरह के थे, एक तो होते नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रेफ्रिजरेशन के तरीके, और दूसरे होते कृत्रिम रूप से रेफ्रिजरेशन कैसे किया जा सकता है। तो जो नेचुरल मेथड्स थे उनमें हमने जो वेरियस मेथड्स डिस्कस किए थे वो थे आइस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कोल्डर रीजन, यानी कि ठंडे क्षेत्रों से आइस को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दूसरा हमने देखा था कि आइस हार्वेस्टेड इन विंटर एंड स्टोर्ड इन आइस हाउसेस। तो उसमें क्या होता था कि आइस को विंटर में हार्वेस्ट कर लेते थे और उसको आइस हाउसेस में स्टोर करके रख लेते। फिर हमने देखा था नॉक्टर्नल कूलिंग होती है एक। नॉक्टर्नल कूलिंग में नाइट में हम वाटर को बाहर रख के उससे आइस प्रोड्यूस करते थे रेडिएटिव के थ्रू। और इवेपोरेटिव कूलिंग जो कि हमने मटकी यानी कि घड़े में ऑब्जर्व किया, या फिर डेजर्ट कूलर में भी हमने देखा इवेपोरेटिव कूलिंग किस तरह से होती है। फिर देखा हमने कूलिंग बाय सॉल्ट सॉल्यूशंस, तो सॉल्ट का यूज़ करके कैसे कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो हमने पहले लेक्चर में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल मेथड्स डिस्कस किए, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स काम में लाए गए। तो आज हम उन्हीं आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड्स की बात करेंगे। तो प्रेजेंट सिचुएशन में नेचुरल मेथड जो हैं वो इतने यूज़ नहीं किए जाते हैं और आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। तो जो मेन आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड्स यानी कि कृत्रिम प्रशीतन के तरीके हैं, उनमें पहला है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हम VCRS कह सकते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS सिस्टम। तो VCRS सिस्टम को समझने के लिए हम लोग इवेपोरेटिव कूलिंग की ओर वापस से जाते हैं। तो इवेपोरेटिव कूलिंग में क्या था, जब हमने देखा कि घड़े में रखा हुआ पानी कैसे ठंडा हो जाता है, तो देखा कि घड़े में बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स से क्या होता है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है और बाहर एयर फ्लो करती है। तो वो एयर क्या करती है, उस वाटर के ऊपर से फ्लो होती हुई उस वाटर में से हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है। हीट अब्जॉर्ब कर लेती है तो घड़े का पानी है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन हो जाता है। तो ये लिखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू अब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट एज इट इवेपोरेट, यानी कि जब इवेपोरेशन होगा तो अपने साथ में इवेपोरेशन होने वाला फ्लूइड हीट को भी साथ में ले जाएगा। यानी कि इवेपोरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो आप लिक्विड या फ्लूइड यूज़ करोगे तो वो इवेपोरेट होने के साथ साथ हीट को भी अपने साथ ले जाएगा। तो हीट को जब अपने साथ ले जाएगा तो जहाँ से हीट ले जाएगा वो प्लेस, वो स्थान क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो गया था, तो वैसे ही यहाँ पर जो लिक्विड इवेपोरेट यानी कि वेपराइज होगा वो हीट को ले जाएगा और जगह को ठंडी कर देगा। अब देखिए, अब जिस तरह से मटकी में से पानी निकल रहा है, तो अगर ऐसे पानी कर कर के निकलता रहेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि मटकी का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है। जब तक मटकी में पानी रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलेगा। अगर आपको इसको कंटिन्यूस बनाना है प्रोसेस को, तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। इफ़ दिस प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज़ टू मेड कंटिन्यूअस, the refrigerant vapor has to be recycled by condensation to the liquid state। देखिए, जब इवेपोरेशन किया तो इवेपोरेशन क्यों किया, क्योंकि इवेपोरेशन होगा तो हीट को अब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इवेपोरेशन करना ज़रूरी है। इवेपोरेशन करके जो यहाँ पर लिक्विड है उसको हम रेफ्रिजरेंट बोल रहे हैं, यानी कि प्रशीतक बोल रहे हैं। जैसे मटके के केस में पानी था, तो यहाँ पर जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें हम एक पर्टिकुलर लिक्विड यूज़ करेंगे जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाएगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि रेफ्रिजरेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो
जो रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइज होगा तो क्या होगा, उसकी वेपर बन जाएगी, और उस वेपर को अगर बार बार हम रिसाइकल करेंगे, उसको एक साइकिल में घुमाते रहेंगे, यानी कि उस वेपर से वापस पानी या फिर लिक्विड बनाएंगे, नॉट पानी, उस वेपर को अगर आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो हीट अब्जॉर्ब करने की कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि पहले क्या था, रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड फॉर्म में था, उसने हीट अब्जॉर्ब करी यानी कि वो वेपराइज हुआ, इवेपोरेट हुआ, तो वो हीट अब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड से वेपर बन जाएगा। जैसे पानी गर्म करते तो वो वेपर बनता है कि नहीं, तो उसी तरह से रेफ्रिजरेंट भी लिक्विड से वेपर फॉर्म में बन जाएगा। और फिर अगर आप उस वेपर को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो वापस से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए हमें कंडेंसेशन करके रेफ्रिजरेंट की वेपर को लिक्विड स्टेट में लाना पड़ता है। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, जिस प्रकार से इवेपोरेशन होता है उसमें क्या होता है कि लिक्विड से वेपर की स्टेज बनती है और हीट अब्जॉर्ब होती है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर से लिक्विड बनेगा और हीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो हीट हमने किसी जगह को ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया, उसने हीट अब्जॉर्ब करी, तो जो हीट उसने अब्जॉर्ब करी उसको कंडेंसेशन के थ्रू सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देंगे तो वापस से रेफ्रिजरेंट जो वेपर थी वो लिक्विड बन जाएगी और ये साइकिल कंटिन्यूस आपका चलता रहेगा। आगे लिखा है द कंडेंसेशन प्रोसेस रिक्वायर्स हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। जैसे इवेपोरेशन में हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ती है, वैसे कंडेंसेशन में हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है। सराउंडिंग यानी कि जो आसपास का एटमॉस्फेयर वाला एरिया है, तो उसमें हीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो इसको और समझने के लिए हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते हैं। तो वेपर प्रेशर वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। वेपर प्रेशर इज द सैचुरेशन प्रेशर एट विच अ लिक्विड इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स ऑन वेपर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि तापमान समान रहेगा, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। तो जिस प्रेशर पे लिक्विड और वेपर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं वो प्रेशर है आपका वेपर प्रेशर, या फिर सिंपल कहे तो वेपर द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो हमने बातें यहाँ पर करी हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, इनको इस कर्व के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कर्व हमने बनाया है इसे बोलते हैं डोम कर्व फॉर वाटर। चूँकि ये पानी के लिए बनाया गया है तो ये है फॉर वाटर। और ये डोम, ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये डोम यानी कि होता है गुंबद। जैसे मंदिरों में गुंबद होता है तो ये एक गुंबद के शेप का दिखाई दे रहा है। मंदिर मस्जिद में गुंबद होता है ऊपर की तरफ, तो ये उसी शेप का दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं डोम कर्व। ये कर्व बनता है आपका टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में, टेम्परेचर T, एंट्रोपी S। तो जो यहाँ पर इसको थोड़ा हाईलाइट करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका टेम्परेचर है और y एक्सिस पे टेम्परेचर था, x एक्सिस पे आपकी एंट्रोपी है। ये डोम कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। जो 1 to 2, 2 to 3 और 3 to 4 वाला प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पे प्रेशर आपका सेम रहेगा। उसी प्रकार उसके आगे जो हमने बनाया है उस पर भी आपका प्रेशर सेम रहेगा। तो ये सारी जो लाइनें हैं ये क्या है, प्रेशर लाइन्स है। जो टॉप पे ये पॉइंट है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस कर्व में जो ये वाला रीजन है ये आपका लिक्विड का रीजन है, इधर वाला आपका वेपर का रीजन है, और इसमें लिक्विड और वेपर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है। चूँकि ये वाटर के लिए यानी कि यहाँ पर पानी है, तो पानी को जब आप गर्म करोगे, देखिए कि 1 से 2 जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि 1 से 2 पे हम पानी को गर्म कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर कांस्टेंट रख के हमने पानी को गर्म किया, तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। तो लिक्विड धीरे धीरे वेपर बनने की स्थिति में आएगा, पानी को गर्म करते तो वेपर बनने लगेगा। तो पॉइंट नंबर 2 पर पूरा वेपर बन जाएगा, पॉइंट नंबर 2 पर वेपर बनना स्टार्ट होगा। जो 1 से 2 है, पहले क्या होगा वापस समझते हैं, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 पर है, ये आपका लिक्विड स्टेज में है। 1 से 2 जब जाएगा तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा। तो 1 से 2 के बीच वाले जो पॉइंट्स है यहाँ पर सब जगह पानी है, ये पानी ही है और उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसको बेसिकली सेंसिबल हीट बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा
बोलते हैं, जो 1 से 2 में ऐड हो रही है। फिर 2 to 3 जब जाते हैं, जब 2 पे क्या है कि 2 to 3 वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर आपका धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट हो गया है। तो 2 से 3 वाला जो प्रोसेस है, इसमें लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर रहेगा। 1 से 2 में केवल लिक्विड था, पॉइंट नंबर 2 पर जाके अब ये और ज़्यादा लिक्विड नहीं रह सकता, तो ये वेपर बनना स्टार्ट कर देगा। 2 को बेसिकली सैचुरेशन बोलते हैं, यानी कि अब पानी सहन नहीं कर सकता और वो वेपर बनना चालू कर देगा। तो 2 से 3 जो है वो लिक्विड और वेपर का रीजन है, और 3 से 4 जो है वो आपका पॉइंट नंबर 3 पे आके ये पूरा वेपर बन गया, और फिर उसी वेपर का टेम्परेचर बढ़ता रहा और इसको आप सुपर हीट वेपर कहते हैं। तो जो 1 से 2, 3, 4 वाली लाइन है, ये पूरी एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो जब प्रेशर कम है तो उस स्टेज पे टेम्परेचर भी कम है। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर लिक्विड सीधे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब हमने पहला केस डिस्कस किया, उसमें क्या हुआ, लिक्विड को वेपर पूरा बनने के लिए 2 to 3 वाली प्रोसेस का वेट करना पड़ा। तो क्रिटिकल पॉइंट पर वो वेट नहीं करना पड़ेगा और लिक्विड सीधा ही फ्लैश हो जाएगा वेपर में। तो ये तो है आपका डोम कर्व फॉर वाटर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर आपका, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर। जो VCRS साइकिल है, ये बेसिकली देखिए, जो VCRS साइकिल है, इसका जो यूज़ है वो आता है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि घर में जो फ्रीज यूज़ करते हैं उसमें, और एयर कंडीशनर्स जो AC आप घर में यूज़ करते हैं, ये VCRS साइकिल पे काम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसके लिए बेसिकली एक डेडिकेटेड यूनिट आपको दी गई, यूनिट नंबर 2 जो है, उसमें हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा फ्रीज़ के बारे में देखते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कौन कौन क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं। देखिए, ये जो आपका डायग्राम है, ये आपका पूरा रेफ्रिजरेटर जो घर में आप फ्रीज यूज़ करते हैं उसका डायग्राम है। तो यहाँ पर इसमें बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है कंप्रेशर, फिर होता है आपका कंडेंसर। कंप्रेशर, कंडेंसर, एक कैपिलरी ट्यूब है, और एक होता है इवेपोरेटर। ये 4 पार्ट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ में लिए जाते हैं: कंप्रेशर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर। और ये वाला जो पोर्शन बना रखा है, ये आपका रेफ्रिजरेटर कैबिनेट है। देखिए, कंप्रेशर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर। जो ये वाला पोर्शन है, ये रेफ्रिजरेटर कैबिनेट है, यानी कि रेफ्रिजरेटर का वो एरिया है जिसको ठंडा रखना है, यानी कि रेफ्रिजरेटर ये बेसिकली। तो इवेपोरेटर जो है, इवेपोरेटर में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। जो आप रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, वो क्या होगा, इस एरिया से हीट को अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करके वेपर बन जाएगा, वेपर बनेगा, वेपर बन के वो कंप्रेशर में चला जाएगा। इवेपोरेटर से वेपर बनी, रेफ्रिजरेंट की वेपर बनी, वो कंप्रेशर में चली गई। फिर कंप्रेसर में आपने क्या किया, कंप्रेस करके उस वेपर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो क्यों बढ़ाया है वो भी हम देखेंगे, बट एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ा, उसके साथ साथ फिर हमने इसको कैपिलरी ट्यूब से गुजारा। उस रेफ्रिजरेंट वेपर है वो, उसको हमने देखिए, ये रेफ्रिजरेटर कैबिनेट था, यहाँ से इवेपोरेटर ने हीट अब्जॉर्ब की, हीट अब्जॉर्ब की तो वो वेपर बन गया लिक्विड से। फिर कंप्रेशर में गया, कंप्रेशर में गया तो कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा, जो कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था। वेपर कर्व में जो डोम कर्व देखा उसमें देखा कि प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर, तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा प्रेशर के साथ साथ, सेम होगा प्रोसेस। और फिर यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी, हीट रिजेक्ट होगी
तो वेपर वापस लिक्विड में बन जाएगी, फिर उसको हम कैपिलरी ट्यूब से गुजारते हुए फिर वापस इवेपोरेटर में आएगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा और फिर हीट अब्जॉर्ब करेगा और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये है आपका प्रोसेस। जो इवेपोरेटर वाला पोर्शन है यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, जो कंडेंसर वाला पोर्शन है यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है। कंप्रेशर में आप वर्क इनपुट दे रहे हैं और कंडेंसर से यहाँ पर बाहर एयर बह रही है, एयर इन है, वो कंडेंसर की हीट को अब्जॉर्ब करके एयर बाहर चली जाएगी तो एयर हॉट हो जाएगी और कंडेंसर आपका ठंडा होके जो रेफ्रिजरेंट की वेपर थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर कैपिलरी ट्यूब से होते हुए इवेपोरेटर में चली जाएगी। तो ये बेसिक डायग्राम है इसका। इसको हम वैसे वापस यूनिट 2 में भी पढ़ेंगे, तो अगर ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो हम उस टाइम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अब देखिए, अब यहाँ पर बेसिकली आपने क्या किया कि कंप्रेशर का यूज़ किया। तो कंप्रेशर क्यों यूज़ किया है? कंप्रेशर को यूज़ करने से क्या हुआ कि जो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट वेपर बनी उसका प्रेशर बढ़ा, कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो हीट को रिजेक्ट कर पाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे देखिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो वही सेम प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फिर हीट को रिजेक्ट कर देगा कंडेंसर में के थ्रू, एयर के थ्रू हीट रिजेक्ट हो गई, फिर वापस लिक्विड बना और कैपिलरी ट्यूब से इवेपोरेट। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस है। अब देख लेते हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं फ्रिज के अंदर। तो जो कंप्रेशर होता है वो हर्मेटिकली सील्ड टाइप का कंप्रेशर होता है। तो कंप्रेशर आप देखेंगे तो बैक साइड में नीचे की तरफ लगा होगा कंप्रेशर, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर होता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कंप्रेशर पढ़ेंगे। तो इसको हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेशर बोलते हैं, जो कि फ्रीज में यूज होता है। जो कंडेंसर होता है वो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। कंडेंसर की कॉइल आप पीछे देख सकते हो, फ्रिज के पीछे की साइड जो कॉइल्स घूमी होती है वो होती है कंडेंसर वाली कॉइल्स बेसिकली। तो इसमें कोई तरह का फ़ैन यूज नहीं होता, जो एयर फ्लो होती है बाहर से वही कंडेंसर को ठंडा करती है और रेफ्रिजरेंट वेपर उसके थ्रू कूल हो जाता है। जो इसका टाइप होता है कंडेंसर का वो होता है वायर एंड ट्यूब या फिर प्लेट एंड ट्यूब टाइप का, और ये रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में लोकेट होता है। जो इसमें एक्सपांशन डिवाइस होते हैं उसकी जगह या तो थ्रोटलिंग वॉल यूज होता है या फिर कैपिलरी ट्यूब यूज़ होता है। तो रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब यूज़ होता है। इवेपोरेटर जो होता है वो फ्रीजर में लगा होता है, क्योंकि इवेपोरेटर कौन सा पोर्शन है जो कि हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि वो पोर्शन सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा तो फ्रीजर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, जिसको आइस बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि फ्रीजर के अगर आप हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉइल्स भी दिखेगी। आप हाथ लगा के देख सकते हैं फ्रीजर के अंदर, तो वहाँ पर आपको इवेपोरेटर की कॉइल्स भी घूमी हुई दिखेगी। तो ये रेफ्रिजरेटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड्स में और भी मेथड्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है, तो आर्टिफिशियल मेथड में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात की है। तो इसमें वेपर प्रेशर का ही बेसिकली यूज़ हो रहा है और इवेपोरेशन करके हीट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट करके ये साइकिल कंटिन्यूस रख रहे हैं ताकि कूलिंग हमें प्रॉपर मिलती रहे। और फिर हमने फ्रीज के कंपोनेंट्स देखे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं। इसी प्रकार एयर कंडीशनिंग में भी होते हैं, ये साइकिल यूज़ होता है, बट उसके बारे में जब हम एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इसके फर्दर मेथड्स हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।